नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे आपके एग्जाम में जो जीके पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट था, इंडी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो जहाँ भी जीके पोर्शन का इम्पोर्टेंस होगा वहाँ इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे आज हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल इवेंट को, यानी समयबद्ध तरीके से जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो जो महत्वपूर्ण पड़ाव आए, जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हुए, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होते हैं, उनको हम देखेंगे आज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम तक जाने के लिए यह याद भी रह सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास, आप सबको पता है 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और किसने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो यह वी.डी. सावरकर ने बोला था, वी.डी. सावरकर ने कहा था। क्योंकि इस विद्रोह को किसी ने विद्रोह कहा, किसी ने मुस्लिम और हिंदू के बीच षड्यंत्र कहा, तो किसी ने स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो देखते हैं, और इस महत्वपूर्ण बिंदु से दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। 1857 का विद्रोह क्या था? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था और पहला बड़ा और सशस्त्र विद्रोह था। इससे पहले इतना बड़ा कोई एक सशस्त्र विद्रोह भारत को आजाद कराने के लिए नहीं घटित हुए थे। तो दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे, इन सब के नेतृत्व में यह विद्रोह लड़ा गया था। अब रानी लक्ष्मीबाई अपने अलग अलग क्षेत्रों से सब लोग थे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या टोपे, ये लोग इसके प्रमुख विद्रोही कहे जाते हैं, परंतु हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता थे। नेक्स्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश दमन के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली। आखिरकार इस विद्रोह को ब्रिटिश के द्वारा दबा दिया गया, उस विद्रोह को कुचल दिया गया। कैसे? तो रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर दी गई थी, तात्या टोपे की, नाना साहेब की और बहादुर शाह जफर इत्यादि को किसी न किसी तरीके से उन्हें दबा दिया गया था या फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह दमन तो कर दिया गया, परंतु स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली। कैसे? इसके आने वाले समय में लोगों में एक उत्साह और जुनून था कि इस तरह की ये गतिविधियां चलाई जा सकती है, तो इससे आगे स्वतंत्रता संग्राम में काफी प्रेरणा मिली थी। देखते हैं नेक्स्ट। 1857 के बाद जो एक प्रमुख घटना घटित होती है वो थी 1885। 1885 में एक प्रमुख घटना है, वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एओ ह्यूम द्वारा भारतीय नेताओं को एक मंच देने के लिए स्थापित किया गया। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। यह क्या था? भारतीय नेताओं को एक मंच प्रदान करता था। शुरू में सुधारों की मांग, बाद में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, इस तरह से दो मांग थी। शुरू में कुछ यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम थे, उनके सुधारों की बात की गई, बाद में इससे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की रखी गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। यहाँ से यही एक ऐसा ग्रुप और समूह था जिसमें धीरे धीरे लोगों का विश्वास और समर्थन प्राप्त होता गया। अंततः भारत की आज़ादी तक यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके दो और महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तो इसमें था कि यह किसके कार्यकाल में बना था? तो कार्यकाल यानी कि गवर्नर जनरल, तो वह डफरिन था। डफरिन गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल में यह बना था, यानी इसकी स्थापना की गई थी। इसका दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत की आज़ादी के बाद इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देने की वकालत किसने की थी? तो वह थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आज़ादी के बाद
आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन 1905। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन या फिर स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। यह क्या था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को दो भागों में बांटा था। पहले एक ही बंगाल हुआ करता था, एक बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया। इसे पूर्वी बंगाल यानी ईस्ट बंगाल और इसे वेस्ट बंगाल नाम दे दिया गया था। ईस्ट बंगाल जो कि आज के दिन में बांग्लादेश है, और वेस्ट बंगाल जो कि हमारा पश्चिम बंगाल नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इसमें स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे। इसमें क्या हुआ था? स्वदेशी यानी अपने देश का चीज उपयोग करने के लिए उसी समय ब्रिटिश यानी बाहरी वस्तु, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, यानी उस विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी उस समय। भारी विरोध के कारण 1911 में विभाजन रद्द किया गया था। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता है, इसलिए हमने सिर्फ 2-3 पॉइंट इसलिए रखे ताकि आप चीज़ों को इस घटना से इनसे याद रख सकें। 1905 में विभाजन कर दिया गया, परंतु यहाँ के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके अथक प्रयासों से अलग अलग तरह के बहिष्कार, अलग अलग तरह के गतिविधियां की गई, जिस वजह से बाद में इसके 1911 में इस विभाजन को फिर से रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना, एक इंपॉर्टेंट घटना थी इस टाइम की। तो 1906 में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनी थी। वह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार की रक्षा के लिए। दूसरा, शुरू में ब्रिटिश समर्थक, बाद में पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा उठाई गई? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई? 1906 में हुई थी। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार और स्वराज की मांग। आपने भी पहले देखा 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में यानी जब दिल्ली दरबार लगी थी, यहाँ ब्रिटिश क्राउन जब दिल्ली में आए थे, उनके दरबार के समय ही घोषणा की गई थी कि जो वहाँ विभाजन किया गया है बंगाल का, वह फिर से समाप्त किया जा रहा है। उसे समाप्त कर दिया गया था और उसी समय यह घोषणा की गई थी। यह इम्पोर्टेंट घोषणा थी जो कि आज भी दिल्ली को राजधानी के तौर पर जाना जाता है। उस समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। इम्पोर्टेंट था ये। भारतीय नेताओं ने स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट गदर। यह गदर आंदोलन ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1913 में हुआ था। विदेशों में बसे भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। गदर पत्रिका के माध्यम से क्रांतिकारी विचार फैलाए। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर आंदोलन कब हुआ? 1913 में। और यह किस प्रकार की संगठन थी? तो यह क्रांतिकारी विचार के संगठन थे। नेक्स्ट है कामागाटामारू प्रकरण। यह घटना यह 1914 में हुआ था। इसके बैकग्राउंड में सिर्फ ये है, भारतीय प्रवासियों को कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया। भारत लौटने पर ब्रिटिश सेना ने उन पर गोलीबारी की थी। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछा जाता है कामागाटामारू घटना क्या था, तो यह कब हुआ था? तो कब हुआ? 1914 में। और यह क्या था कि यह एक जहाज से सिंगापुर से जहाज के माध्यम से बहुत लोग कनाडा काम करने के लिए पहुंचे थे। कुछ जो प्रवासी लोग थे कनाडा पहुंचे थे, परंतु कनाडा में उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। तो इस जहाज को वापस यहाँ से घुमा दिया गया था। वापस घुमा देने के बाद जब यहाँ आए और लोग यहाँ उतरना चाह रहे थे, बजबज बंदरगाह जो कि अभी वेस्ट बंगाल और ये ईस्ट बंगाल के साइड पड़ता था, वहाँ बजबज बंदरगाह पर ब्रिटिश सेना ने उन पर गोलीबारी कर दी थी, जिसमें काफी लोगों की हत्या भी हो गई थी। तो ये था कामागाटामारू प्रकरण। नेक्स्ट होम रूल आंदोलन क्या है? होम रूल आंदोलन था 1916। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट नाम पूछे जाते हैं। उसके लिए तिलक और एनी बेसेंट का नाम आता है। कब हुआ था? 1916। एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में भारत में स्वशासन की मांग की गई थी। यह काफी इंपॉर्टेंट है।
भारत में स्वशासन की मांग किसके द्वारा की गई? तो होम रूल आंदोलन के द्वारा 1916 में की गई थी। इसके अलग अलग है, आप यदि दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इनसे पूछा जाता है इन दोनों में से पहले किसने शुरू किया, पहला कहाँ हुआ? तो एक पूना में किया गया था, एक मद्रास में किया गया था, एक मार्च में किया गया था, एक सितंबर में किया गया था। तो यहाँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग 1916, तिलक एनी बेसेंट के नेतृत्व में और स्वशासन की मांग। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी जी के पदार्पण के बाद उनका पहला सबसे बड़ा आंदोलन था। वह क्या था चंपारण सत्याग्रह? चंपारण गांधी जी क्यों गए थे? तो वहां एक राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के किसानों के दुर्दशा के बारे में अवगत कराया। तत्पश्चात गांधी जी चंपारण जाने के लिए राजी हो जाते हैं और 1917 में गांधी जी चंपारण में जाकर सत्याग्रह करते हैं। इसका मेन मकसद था कि वहां के जो नील के किसान थे, जो किसान नील की खेती करते थे, उनसे जबरदस्ती खेती कराई जाती थी और वो अपने अनुसार से उन पर हुक्म करते थे और उनसे किस प्रकार से लगान लेना है, सारी चीजें तय की जाती थी वन साइडेड, एक तरफा। इससे मुक्ति दिलाई गई, इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और गांधी जी के पदार्पण के बाद उनका पहला बड़ा आंदोलन है, इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है खेरा सत्याग्रह, 1918 में होता है। यह कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। क्यों हुआ था? खेरा किससे संबंधित था? अकाल के बावजूद वहां पर 1917-18 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। अकाल यानी फसल उस समय बर्बाद हो गए थे, फसल नहीं हुए थे, यानी किसानों की आय खत्म हो चुकी थी। आय खत्म होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने कर वसूली जारी रखी थी। अब किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कर अदायगी कर सके, इसके लिए फिर वहाँ खेरा सत्याग्रह किया गया था और ये 1918 में किया गया। नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी ने। गांधी जी ने किसानों को क्या कहा? कर न देने का आंदोलन किया, यानी लोगों से आह्वान किया कि वह कर अदायगी न करें। नेक्स्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपको पता है, ये काफी कुख्यात है। 1919 में हुआ था। ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई गई थी। 1000 से अधिक लोग मारे गए, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। आपको पता है ये इसमें 2 लोगों की वजह से मेनली ये हुआ था। इसमें 2 लोग थे, सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल। इन दोनों की जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन दोनों को जेल में कैद कर दिया गया था। इसके विरोध में कुछ लोगों ने एक जगह इकट्ठा होने का प्लान बनाया और इस समय जालियांवाला बाग जो कि अभी जगह है, जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। वो एक प्रॉपर त्योहार की तरह मनाया गया था, वहाँ कुछ लोग एकत्रित हुए थे। तो इस टाइम जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी। अब यह गोलियां बरसाने के बाद भी सबसे बड़ी बात यह थी कि अंग्रेज सरकार ने जनरल डायर को कुछ उसे और भी अच्छी पदवी दी गई उनके द्वारा, क्योंकि इसके लिए अच्छे कार्य किए गए ऐसा कहा जाता है, जबकि भारतीयों का पक्ष था कि जनरल डायर ने गलत किया है और उसे सजा दी जानी चाहिए। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है गांधी युग क्रांतिकारी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 के पीरियड में। तो खिलाफत कौन थे? खिलाफत आंदोलन में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए आंदोलन किया था। क्या हुआ था? अंग्रेज का कब्जा इधर इंडिया पर भी और इधर टर्की पर, दोनों पर था। यहाँ का खलीफा सर्वेसर्वा होता था। यहाँ का खलीफा उस समय मुस्लिम हुआ करते थे, इसलिए इंडिया के मुस्लिम का तुर्की के मुस्लिम के साथ उनका संबंध अच्छा होना लाजमी था। इसलिए तुर्की की खलीफा को हटाया जा रहा था, तो भारत के मुस्लिम ने उसके लिए आंदोलन करना शुरू किया। गांधी जी उस समय इस चीज को समझाने में कामयाब हो गए कि अंग्रेज यहाँ भी कब्जा किए हुए हैं और यहाँ भी किए हुए हैं।
आपकी नाराजगी यहाँ के पक्ष में भी है और यहाँ के पक्ष में, इसलिए क्यों ना यहाँ एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसमें हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों एक साथ आकर अंग्रेजों से लोहा लिया जाए। तो ये था खिलाफत आंदोलन। इसमें गांधी जी ने हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों को यूनाइट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन साथ में चल रहे थे, उसे खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन क्या है। उसी पीरियड में चल रहा था 1920 से 22 में। ब्रिटिश वस्तुओं, स्कूलों, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया। लोग सरकारी नौकरी छोड़ दिए, स्कूल जाना छोड़ दिए, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। इस आंदोलन को व्यापक जन समर्थन भी मिला था, लेकिन चौरी चौरा हिंसा के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था। गांधी जी हिंसा के बिल्कुल विपक्ष में थे। वो चाहते थे हिंसा ना हो, परंतु चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है, यहाँ पर एक कांड हो गया। कांड ये हुआ था, जिसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा जगह में एक पुलिस थाने को घेर करके उसमें आग लगा दिया गया था विद्रोहियों के द्वारा, यानी असहयोग आंदोलन के प्रणेताओं के द्वारा। इसमें क्या हुआ, इस पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिसकर्मी की जलकर मौत हो गई थी। और जब गांधी जी को ये पता चला, उन्होंने 1922 में इस असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का घोषणा किया था। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड। अभी आपको मैंने बताया आंदोलनकारी थे, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, 25 पुलिसकर्मी मारे भी गए थे। गांधी जी ने क्या किया, इसे फिर समाप्त करने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट मुपला विद्रोह। इसे दो ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1921 में हुआ। कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था, और ये जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। नेक्स्ट बारदोली 1928 में, बारदोली सत्याग्रह के नाम से। इसमें सरदार पटेल का नाम महत्वपूर्ण है, सरदार पटेल का है। उनके नेतृत्व में किसानों का आंदोलन हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भूमि में कर में वृद्धि किया था, यानी टैक्स बढ़ा दिया था। इससे इंपॉर्टेंट क्या है, सरदार पटेल का नाम 1928 में हुआ था। नेक्स्ट साइमन कमीशन का विद्रोह। अब एग्जाम में पूछा जाता है साइमन कमीशन बना कब था, तो साइमन कमीशन 1927 में बना और भारत में 28 में आया। जब वो आया तो यहाँ उसके काफ़ी विरोध हुए। सभी ब्रिटिश सदस्यों वाली समिति भारत आई। इसका विरोध का सबसे पहला कारण यह था कि सारे सदस्य, जो भी सदस्य थे, सब के सब ब्रिटिश सदस्य थे। उस समय आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि यदि 3 लोग ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं हमारे लिए न्याय की बात करें, यह कभी संभव नहीं था कि वह भारतीयों के पक्ष में कोई न्याय देकर जाएगा। इसलिए ब्रिटिश सदस्यों वाली समिति भारत आई थी, जिसका कि विरोध किया गया था। इसकी एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि उस विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की वजह से उन्हें लाठी से चोट लगी थी, अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लगे एक एक लाठी अभी आगे चलकर ये ब्रिटिश सरकार के, यानी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में कील साबित होगा। नेक्स्ट पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1930 में आया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। यह इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1930 का है और ये इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आपको पता है कि आज भी 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता था? उस समय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, परंतु 15 अगस्त को अभी स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, परंतु पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया, इसलिए 26 जनवरी हमारा इंपॉर्टेंट डेज था। इसलिए हम उस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन को इम्पोर्टेंस देना था। और हम जब संविधान बनाने की प्रक्रिया में इंडिया चल रहा था तो 26 जनवरी को ही कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। इससे गांधी जी का दांडी मार्च, जिसमें ब्रिटिश सरकार का जो नमक कानून था, इस नमक कानून में क्या था कि यहाँ के लोग भी नमक नहीं बना सकते, यानी सबके सब उन्हें खरीदने पड़ते थे। किससे?
तो ब्रिटिश से। ब्रिटिश ही सिर्फ नमक बना सकते थे, उनका नमक का ऐसा कानून था। तो यह था दांडी मार्च। पूरे भारत में लाखों लोगों ने भाग लिया। सबने अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह दोनों एक साथ हुए थे 1930 में। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि सारे भारतीय नेता उसके पास जाए, वहां जाए और बैठ करके एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करे। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जिससे निष्फल रहा। यानी गोलमेज सम्मेलन बुलाया तो गया, परंतु कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। इसमें डॉक्टर अंबेडकर गए थे। भगत सिंह और क्रांतिकारी गतिविधियां 1931, यह काफी इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। उस समय एक पराधीन भारत का सबसे काला दिन माना गया था। संसद में बम फेंककर ब्रिटिश शासन का विरोध किया था इन्होंने और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पहला तो निष्फल रहा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। दूसरा हुआ 1931, पहला 1930, फिर 31, फिर 1932, 3 हुए थे इसमें। गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। गांधी जी ने भाग लिया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट, थर्ड 1932 में कांग्रेस ने बहिष्कार किया, क्योंकि यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे सकता था। उस समय ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वतंत्रता की कोई बात ही नहीं की थी, इसलिए कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है पूना समझौता 1932। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच दलितों के आरक्षण पर समझौता था। उस समय ऐसा अंग्रेज सरकार का क्या था कि फूट डालो शासन करो की नीति उनकी चल ही रही थी। तो वो हमेशा चाहते थे कि कभी मुस्लिमों को अलग से कुछ रिजर्वेशन देकर तोड़ दिया जाए, कभी दलितों को कुछ अलग से रिजर्वेशन देकर तोड़ दिया जाए, ताकि यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम नरम पड़ जाए। इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति भी चल रही थी। इसी बीच अंबेडकर और गांधी में कुछ मतभेद की वजह से दोनों एक जगह बैठ करके कहा तो पूना समझौता कहा जाता है, क्योंकि पूना एक जेल था जहां दोनों लोग बैठ करके बात किए और इसमें काफी सारे लोगों का भी योगदान है। इस पर गांधी जी ने दस्तखत नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किए थे इस पूना समझौता पर, परंतु इनके तरफ से कुछ लोगों ने हस्ताक्षर किए और फिर इस समय फिर निर्वाचन पद्धति में कुछ उन्हें सीट देकर इस तरीके से यह समझौता किया गया था। इसे पूना समझौता कहा जाता है। इसे डिटेल में अभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसे पूना समझौता कब हुआ तो 1932 में। किसके बीच? तो गांधी और अंबेडकर के बीच। मुद्दा क्या था? तो दलितों के लिए आरक्षण का समझौता। नेक्स्ट देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं। 1942 भारत छोड़ो का नारा लगा था। देश भर में गिरफ्तारियां, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम चरम पर पहुंचा था। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस एक भारत के सच्चे नायक के रूप में। 1943 जापान की मदद से बोस ने अंग्रेज के खिलाफ सेना बनाई थी। मदद किन्होंने किया? तो जापान ने किया था। इसमें दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट तेभागा आंदोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बंगाल के किसानों का आंदोलन था, अपनी फसल का बड़ा हिस्सा चाहते थे। मेनली तेभागा बंगाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है तेलंगाना विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से नहीं है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, यह इंपॉर्टेंट है, 1946 में हुआ था। 9 सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। और लास्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, जो कि भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र घोषित करता है। यानी 15 अगस्त 1947 जिस दिन की भारत स्वतंत्र हो गया। ओवरऑल हमने क्या देखा? ओवरऑल हमने आज स्टार्ट किया 1857 की क्रांति से और हम पहुंच गए 1947 तक। इसमें इंपॉर्टेंट है इंसिडेंट एंड ईयर। इसमें इंपॉर्टेंट है पर्सन, इसमें कौन कौन से पर्सन इंपॉर्टेंट नाम आए हैं। तो ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में।